हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लासेस में। जल्दी से इस मॉडल पेपर को रट लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं और जब क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे सच में क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए एक बार फटाफट फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। इस प्रकार से पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? साहसी, पूंजी, विनिमय या संगठन? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है विनिमय। विनिमय जो होता है ये लेन देन के लिए होता है। साहसी, पूंजी, संगठन ये इसके साधन है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा विनिमय नहीं है। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, राष्ट्रों का धन यानी वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या जे.के. मेहता? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र का जनक भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मार्शल, पिगू या फिर रॉबिन्स या फिर जो है आपका नीचे है हिक्स ने? तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चौथे का आंसर क्या होगा? तीसरे का। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन के किस साधन को प्राकृतिक निःशुल्क उपहार कहा जाता है? तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथे का जो है इसमें पूंजी, श्रम, भूमि, संगठन। तो निःशुल्क जो उपहार है प्रकृति द्वारा ये भूमि हो जाएगा क्योंकि प्रकृति के द्वारा हमें ये प्राकृतिक रूप में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक बाजार की मुख्य शक्तियाँ क्या होती है? तो एक बाजार की मुख्य शक्तियाँ क्रेता विक्रेता, मांग पूर्ति, वस्तु की कीमत, उपभोग तथा बचत। तो बाजार की मुख्य शक्तियाँ क्या होती है? तो इसमें मांग और पूर्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि मांग जैसी होगी वैसे ही पूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6वां आपके सामने है कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर यहाँ पे अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी या फिर निर्मला सीतारमन या फिर जो है शक्तिकांत दास? तो इसमें राइट आंसर शक्तिकांत दास हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान भारत में वित्त मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमन? तो राइट आंसर निर्मला सीतारमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन क्या होता है? जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन जो है यहाँ पे इसका 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई है? गोसेन, फ्रेडरिक या फिर मार्शल या फिर चौथा ऑप्शन जो है फ्रेजर? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें राइट आंसर आपका मार्शल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने यहाँ पे, वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार की लागत है? तो उसका जो है वस्तु और सेवा कर इसमें परिवर्तनशील लागत करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी का उत्तर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो चौथे का उत्तर यहाँ पे तीसरे का जो छूटा हुआ था वो हिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अतलग उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। 50 शब्दों में आंसर देना होगा। 3 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि पूर्व प्रतियोगिता क्या है, निजी वस्तु किसे कहते हैं, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, पूर्ण रोजगार संतुलन क्या है, सरकारी बजट क्या है या फिर मांग किलो से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखना होगा। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है। पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार अवस्था है जिसमें कई विक्रेता होते हैं और कई खरीदार होते हैं। यानी उसमें बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं। सभी के पास पूरी जानकारी होती है और कोई भी व्यक्ति कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसमें सभी वस्तुएं समरूप होती हैं। समरूप यानी समान होती हैं और बाजार स्वतंत्र प्रवेश और निकास होता है। यानी बाजार में चाहे जब लोग आ सकते हैं और चाहे जब जा भी सकते हैं। ठीक है। ये पूर्ण कंपटीशन होता है। सिंपल है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निजी वस्तु प्राइवेट गुड्स की बात करें तो इसमें वे वस्तुएं जो केवल उन व्यक्तियों के द्वारा उपभोग की जाती हैं जिन्होंने केवल उसके लिए भुगतान किया है। जैसे कोई आप सामान खरीदते हो तो आप सिर्फ उसी को ग्रहण कर पाओगे जो आप जो है सामान खरीदो हो। कोई दूसरा उसका उपभोग नहीं कर सकता है। तो उसे क्या कहेंगे? प्राइवेट या फिर निजी गुड्स जो है नाम से जानते हैं। तो वो वस्तुएं होती हैं प्रतिद्वंदी होती हैं और बहिष्करण होती हैं। जैसे कपड़े हैं, घर है, कार है, ये सब है। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समग्र मांग क्या होती है? तो देखिए समग्र मांग अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग होती है। इसमें उपभोक्ता की जो व्यय होती है व्यय और निवेश और सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात ये सब शामिल होता है। तो समग्र का मांग का मतलब होता है कि सभी जो है मांग होती है उसमें इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है,
अगला है पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है, तो वह यह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में सभी योग्य एवं जो इच्छुक श्रमिक होते हैं सबको रोजगार मिल जाता है और मांग और आपूर्ति संतुलन में होते हैं। इस स्थिति में कई अनच्छी बेरोजगारी नहीं होती है। तो इसमें सिंपल भाषा में समझना है कि पूर्ण रोजगार संतुलन मतलब क्या, कि जब रोजगार लोगों को मिल जाए तो रोजगार संतुलन हो जाएगा, यानी बेरोजगारी जो होती है बराबर मतलब खत्म हो जाती है और संतुलन, जितना लोग रोजगार पाना चाहते हैं उनको उतना उतना रोजगार मिल जाता है, तो उसे पूर्ण रोजगार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, सरकारी बजट क्या है, तो सरकारी बजट में देखिए एक वार्षिक वित्तीय योजना है, ठीक है, जिसमें सरकार अपने संभावित राजस्व और व्यय का विस्तार प्रस्तुत करती है। सरकारी बजट का मतलब ये होता है कि सरकार एक साल में अपना बजट पास करती है, कितना कहाँ पे खर्चा हुआ है, कितना कहाँ पे जो है लगाना है पैसा, ये सब पूरा व्यय जो है व्यय और जो है आय, वो दोनों जो है इकट्ठा करके अपना बजट पास करती है कि कितना उसके पास इनकम आया है और कितना वो बेनी खर्च करने वाली है, इसका बजट पास करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मांग की लोच क्या होती है, तो मांग की लोच के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए मांग की लोच से आशय उस परिवर्तन की मात्रा से होती है जिसमें किसी वस्तु की मांग में उसके मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बताती है। तो यहाँ पे इसका छोटा सा फार्मूला है, मांग की लोच बराबर मांग में परिवर्तन बटे मूल्य में परिवर्तन, मांग की लोच कहलाती है। ठीक है, आगे है उत्पादन फलन के बारे में बात करें तो उत्पादन फलन एक गणितीय संबंध है जो यह दर्शाता है कि भूमि जो विभिन्न संसाधन हैं जैसे कि श्रम, भूमि, पूंजी, ये सब जो है इनका प्रयोग अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके जो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। यहाँ पे लिखने का जो है यहाँ पे बताया कि क्वांटिटी जो होता है यानी Q बराबर F/L/Km, इस प्रकार से जो आप इसे लिख सकते हैं। बात करते हैं मुद्रा क्या होती है, तो मुद्रा के बारे में समझ सकते हैं। मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा जो है उपयोग वस्तु और सेवाओं को विनिमय के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें 4 प्रमुख कार्य होते हैं, माध्यम के रूप में, उपयोग के रूप में, मूल्यमापक के रूप में और भंडार के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि मुद्रा क्या होता है, तो कोई भी वस्तु या सेवा जो आप खरीदते हैं तो उसी मुद्रा के माध्यम से ही खरीदते हैं। मुद्रा नहीं होगा तो जो है वस्तु खरीद नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है, मुद्रा वह माध्यम है जिससे वस्तु का लेन देन होता है। ठीक है, सिंपल। आगे है क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 150 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मांग की लोच निर्धारण करने के वाले कारक लिखिए और अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। फिर इसके बाद जो है मुद्रा विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, इसके दोषों को बताइए, या वस्तु सेवा कर जिसे जीएसटी कहा जाता है, इस पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। तो चलिए फटाफट आंसर इसका देख लेते हैं। मांग की जो लोच होती है इसको निर्धारित करने वाले कुछ ऐसे कारक है, कारक यानी रीजन है, कुछ कारक हैं। तो देखिए मांग की लोच ये दर्शाती है कि किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य में बदलाव के प्रति कितनी संवेदनशील है। ठीक है, इससे प्रभावित करने के मुख्य कारक हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मांग की लोच होती है वो यह बताती है, दर्शाने का मतलब बताती है कि वस्तु की जो मांग होती है, जो वस्तु की डिमांड है वो मूल्य में कितनी परिवर्तनशील है, कितने बदलाव हो रहे हैं। यानी मान लीजिए कि अगर वस्तु को डिमांड 100 है, 100 इकाई है, तो उसी प्रकार से जितनी डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड ये 500 इकाई हो जाती है तो मूल्य में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। वही इसमें संवेदनशील का मतलब परिवर्तन, बदलाव। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या क्या इसमें जो है इसकी कारक है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव का मतलब ये कि आवश्यक वस्तु जैसे चावल दाल की मांग मूल्य परिवर्तन पर बहुत बहुत कम प्रतिक्रिया देती है, इनकी इसीलिए इनकी लोच कम होती है। ठीक है, सिंपल है। आगे है विलासिता वस्तुओं की बात करें जैसे कि गहने हैं, कार हैं, ये अधिक लोचदार होती है क्योंकि ये कीमत ऊपर नीचे होते रहते हैं और ज़्यादा इसमें प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अधिक विकल्प। अधिक विकल्प यानी प्रतिस्थापन की बात करें तो यदि किसी वस्तु के विकल्प उपलब्ध हैं तो उसकी मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की जगह पे जो है आप यहाँ पे कई सारे ब्रांड के जो है कोल्ड ड्रिंक आते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोको कोला चाहिए किसी को तो किसी को स्प्राइट चाहिए। ठीक है, अन्य प्रकार की वो चीज़ें उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आज के दिन में बहुत सारे आने लगे हैं। ठीक है, आगे है समय अवधि। समय अवधि की बात करें तो अल्पकाल में मांग की लोच कम लोचदार होती है, लेकिन दीर्घकाल में लोग विकल्प ढूंढ लेते हैं जिससे मांग में अधिक लोचदार देखने को मिलती है। आगे है आय अनुपात। आय अनुपात की बात करें तो उसमें यदि किसी वस्तु की मूल्य उपभोक्ता के आय के बड़े भाग को प्रभावित करता है तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। जैसे जैसे कार के दाम बढ़ने पर मांग घटेगी, लेकिन नमक के दाम बढ़ने पर
जो है प्रभाव कम पड़ती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है उपयोग की संख्या। उपयोग की संख्या का मतलब है कि जिन वस्तुओं के अनेक जो है उपयोग होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे दूध का उपयोग पनीर जो है पीने में, दही में, पनीर में आदि में बनाने के लिए की जाती है, तो इसकी जो मांग होती है अधिक लोचदार होती है। ठीक है, इस प्रकार से आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। 3 समस्याएं इसकी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। देखिए, उत्पादन करने का मतलब ये है यहाँ पे कि इसका अर्थ ये है कि किन वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी जो है मात्रा उनकी होनी चाहिए। जैसे कि यदि देश में खाद्यान्न की कमी है तो लग्जरी कारों के बजाय अनाज का उत्पादन प्राथमिकता होगी। कहने का मतलब है कि क्या उत्पादन किया जाए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। यानी अगर आपको चाहिए कि जो है आपके पास भोजन नहीं है, मान लेते हैं आपके पास भोजन नहीं है और आप कह रहे हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो इसमें ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है, भोजन ज़रूरत है। इसका मतलब वही है कि क्या उत्पादन किया जाए, सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, आगे है दूसरा पॉइंट, कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन करने का मतलब ये संसाधनों और तकनीकों को चेन से जुड़ा है। उदाहरण के लिए वस्तु उत्पादन में मशीन पूंजी प्रधान होता है और इसका उपयोग किया जाए, यानी श्रम प्रधान का जो है उपयोग किया जाए। तो इसमें कह रहा है कि भारत श्रम प्रधान देश है और श्रम आधारित तकनीकों को प्राथमिकता दी जाती है। तो कैसे किया जाए, मतलब कि मशीन से किया जाए या जो है श्रम यानी मजदूरों से किया जाए। तो इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो अगर मशीन से करते हैं तो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और अगर मजदूर से कराते हैं, श्रमिक से करवाते हैं तो उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी 2 समस्या है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद जो है अगला है किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी इसका तात्पर्य है कि उत्पादन का लाभ समाज के किस वर्ग के लिए किया जाए। जैसे लग्जरी कारें केवल उच्च वर्ग के लिए होंगी जबकि सस्ती दवाएं गरीब के लिए होंगी। तो जो है किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। नेक्स्ट है मुद्रा की विशेषता बताइए। तो मुद्रा में देखिए, मुद्रा वह माध्यम है जिसके उपयोग से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। विनिमय का मतलब लेन देन करना। ठीक है, अब इसकी मुख्य विशेषता है, पहला स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब क्या होता है, इससे सभी लोग विनिमय के स्वीकार करते हैं। जैसे रुपया है, डॉलर है, ये क्या होता है, स्वीकृति नहीं स्वीकार कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट है विभाज्यता। विभाज्यता का मतलब होता है कि छोटे छोटे भागों में इसे विभाजित किया जा सकता है। जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपये, 50 रुपये, 500 ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्य भंडारण। मूल्य भंडारण का मतलब यह है कि मुद्रा को भविष्य के लिए जो है संचित किया जा सकता है, नहीं जमा किया जा सकता है, जो है बचत खाते में जमा कर सकते हैं। अगला है मूल्यमापन। मूल्यमापन हो सकता है मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापने के लिए जो है पैमाना होता है, जिसमें आप दे सकते हैं किताब की कीमत मान लो 500 रुपये है तो उसमें तय है कि 500 रुपये का है तो 500 रुपये उसके लिए पे करना होगा। ठीक है, अगला है विनिमय माध्यम। विनिमय माध्यम का मतलब ये होता है कि खरीदार और विक्रेता के बीच में आदान प्रदान का सरल बनाता है और सब्जी खरीदने के लिए मुद्रा जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो विनिमय का मतलब लेन देन करना, आसानी होती है लेन देन करने में। नेक्स्ट है ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले बात करते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी की। जब व्यक्ति काम करने में सक्षम होते हैं और जानबूझकर रोजगार नहीं करता है, मतलब सक्षम होते हुए भी जानबूझकर रोजगार नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। उनकी इच्छा पर डिपेंड होती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति उसकी योग्यता से कम वेतन जो है उसको प्राप्त होता है तो जो है मना कर देता है। ठीक है, अगर मान लो कोई जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा है और उसे अगर 5-6 हज़ार रुपये मिलेंगे पढ़ाने के लिए तो नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब जब व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उन्हें रोजगार ही ना मिले तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। दोनों में बस अंतर इतना होता है कि एक होती है कि इच्छा तो कर रही है, ठीक है, लेकिन उसमें सही वेतन नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूसरी है कि उसमें वेतन तो मिल रहा है लेकिन इच्छा मतलब कि करने का मतलब जो रोजगार मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये है। महामारी के दौरान कई मजदूर काम करने के इच्छुक थे लेकिन फैक्ट्री बंद होने के कारण उन्हें रोजगार नहीं मिला, वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या हैं। जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसके दोष क्या थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को सीधा आदान प्रदान किया जाता था लेकिन इसमें कई सारी कमियां देखने को मिली थी। तो इसमें क्या क्या कमियां थी, पहला देखिए जो है द्वैध इच्छाओं की समस्या। द्वैध इच्छाओं की समस्या का मतलब ये कि विनिमय तभी संभव था जब 2 पक्ष एक दूसरे के इच्छित वस्तुओं को रखते थे। जैसे यदि एक किसान के पास गेहूं है और उसे कपड़े चाहिए
तो उस व्यक्ति को ढूंढना होगा कि उसके पास जो है उसके जिसके पास कपड़े होंगे और उसे गेहूँ चाहिए, इस प्रकार से होती तो कितनी बड़ी समस्या होती थी उस टाइम पे, है ना। दूसरा है मूल्य मापन कठिनाई। मूल्य मापन कठिनाई का मतलब ये है कि वस्तुओं को मूल्य मापने की कोई निश्चित पैमाना नहीं था, जैसे कि भेड़ के बल्ले कितना किलो गेहूँ मिलेगा, ये इसका कोई मूल्य नहीं था, ये भी समस्या थी। नेक्स्ट है भुगतान जो है भविष्य में भुगतान की समस्या। इसका मतलब है कि वस्तु खराब हो सकती थी, इसीलिए उन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखना होता था, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या होती थी। नेक्स्ट है विभाजन की समस्या, मतलब कुछ वस्तुएं अविभाज्य होती थी, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति एक गाय के बदले एक मुट्ठी चावल चाहता था तो उसे बांटना गाय को संभव नहीं था, ठीक है। इस प्रकार से आगे है जीएसटी। जीएसटी के बारे में बात करें तो उसमें जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, ये भी बहुकल्पीय में पूछ सकता है, अप्रत्यक्ष कर है। दूसरा ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और उसमें एक राष्ट्र एक कर प्रणाली की जो है ये आधारित बनाया गया। और इसके बाद जो है इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो बहुस्तरीय कर, इसमें इसमें चार दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। केंद्र राज्य साझा करते हैं। जीएसटी दो भागों में होता है, एक होता है आपका CGST जो केंद्र सरकार लगाती है, एक होता है SGST जो राज्य सरकार लगाती है, ठीक है। बात करें वहीं पे इनपुट टैक्स क्रेडिट, निर्माता या विक्रेता अपने द्वारा कर भरपाई कर आगे कर भुगतान के लिए उसमें इन जो है करते हैं, ठीक है। आगे है उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं कि यदि किसी निर्माता ने 18% GST चुकाकर कच्चा माल खरीदा है और बाद में उसे माल पर 28% GST वसूलता है तो वह 18 की भरपाई कर सकता है और केवल 10% ही भुगतान करेगा, ठीक है। इस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या लाभ इसमें मिल सकता है तो देखेंगे यहाँ पे जो है करों की परतें खत्म हुई, जो एक के बाद एक कर लगता था वो परतें उससे खत्म हुई। दूसरा है राज्यों के बीच व्यापार सुगम हुआ है और उपभोक्ता को मूल्य पारदर्शिता बढ़ी है, ठीक है। इसके बाद जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और 300 शब्द में लिखना रहेगा। इसमें 3 क्वेश्चन आपको जो है मिलेगा। इसमें जो है जैसे 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मुद्रा के कार्य की व्याख्या कीजिए, अथवा करके दिया रहता है, चाहे आप ये कर सकते हैं चाहे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसको बना के कुछ भी लिखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे वो पूरा करा दिए हैं, तो इसमें जो है इसका उत्तर जो है आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।